हेलो नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं, लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं आज की कक्षा, आज का विषय, आज का पाठ। तो आज की कक्षा 10वीं, विषय गणित जिसका भाग पहला, और पाठ है दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका दूसरा भाग आज हम जानेंगे, अर्थात वर्ग समीकरण का दूसरा भाग। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM की वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो सबसे पहले हमने अपने पहले भाग में देखा वर्ग समीकरण क्या है और उसका मानक रूप क्या होता है। तो जैसा कि हमने जाना, वर्ग समीकरण का मानक रूप चरांकों के घात 2 से शुरू होकर वह घटते क्रम में आएगा, जैसे कि x² + bx + c बराबर 0। यह एक वर्ग समीकरण का मानक रूप है, जिसमें बहुपद जो है वह उसकी घात 2 है अधिकतम और पद उसमें है 3। यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें a, b, c सभी वास्तविक संख्याएं हैं। सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि a जो है वो 0 के अलावा कोई वास्तविक संख्या है, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो x की घात भी 0 हो जाएगा, तो अब यह वर्ग समीकरण ही नहीं रहेगा। इसलिए वर्ग समीकरण को जिंदा रखने के लिए a का शून्येतर होना अति आवश्यक है। तो ये रहा वर्ग समीकरण का एक मानक रूप। तो हमारी आज की जो चर्चा होगी वो वर्ग समीकरण के हल कैसे ज्ञात करते हैं, उस पर आज का हमारा यह लेसन होगा। और उसमें हम आज एक विधि देखेंगे जिसका नाम है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण कैसे हल किया जाता है उस पर हमारा आज का फोकस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ सिंपल सा उदाहरण लेकर। यह एक वर्ग समीकरण है, x² + 7x + 10 = 0। यह एक हमारा वर्ग समीकरण है और हमें इसका मूल या इसका हल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि है क्या? तो गुणनखंड विधि अर्थात जो c पद है और जो a पद है उसके गुणनफल का गुणनखंड निकालकर हम हल निकालते हैं, तो वह गुणनखंड विधि होता है। अब वो होता क्या है वो देखते हैं सीधे सीधे हम। तो यहाँ पर ax² मतलब यहाँ पर प्रश्न में a 1 है, bx तो b 7 है, प्लस c की जगह पे 10 है। ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका हल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तीसरा पद जो c है उसको हम लेंगे, वो है धन 10। ध्यान से देखिए बच्चों, स्टेप फॉलो कीजिए, बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। तो तीसरा पद धन 10 ये हमें मिल गया। इसी धन 10 और a तो 1 है, इसलिए 10 × 1 10 ही आएगा। तो 10 का हमें गुणनखंड निकालना है। तो 10 के तो बहुत गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे 1 × 10, 2 × 5 इत्यादि। तो 2 है यहाँ पर हमें अभी मिले, तो इन दोनों में से कौन सा गुणनखंड लें हम? ओके, तो उसके लिए बीच का जो पद है वह देखना है, यानी b क्या है? तो गुणनखंड यहाँ है, बीच का पद 7 है और गुणनखंड निकालना है 10 का। तो ऐसी दो संख्या लेनी है जिसका गुणनफल 10 हो, लेकिन धन 10 है तो बाकी जोड़ने पर 7 आना चाहिए। बीच का पद 7 है
तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए। जोड़ने पर ही क्यों? क्योंकि जो गुणनफल है वो धन 7 है। अगर धन 7 होगा यानी धनात्मक संख्या होगी तो जोड़ने पर ही बीच का पद आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन है 2 और 5, 2 पचे 10 और जोड़ने पर धन 7 आएगा। तो यह जोड़ी पक्का हो गई 2 और 5 की। अब क्या करना है, यह ज्ञात करने के बाद सीधे सीधे हम अपने वर्ग समीकरण पर चलेंगे। x² + 7x + 10 = 0। तो हमने जो अभी कसरत की इतनी 10 का गुणनखंड निकाला हमने 2 और 5, ये 2 और 5 ज्ञात करने के बाद हम वर्ग समीकरण को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या बढ़ाएंगे, कैसे? पहला पद वही है, जो बीच का पद है 7, उसी को स्प्लिट करने के लिए हमने ये 2 और 5 खोजा है, यानी 7 को हम 2 और 5 में बांटेंगे। तो 7 को हम 2 और 5 में बांटेंगे, यानी 7 का अर्थ हुआ 2 धन 5 और x साथ में ही है, धन 10 बराबर 0। तो ये स्टेप लिखने के बजाय हम सीधे सीधे इस तरह लिख सकते हैं बच्चों, x², 7x को अगर हमें 2 भागों में बांटना है तो हम उसको 2x धन 5x सीधे सीधे बांट देंगे, धन 10 बराबर 0। इस तरह बांटने के बाद पहला और दूसरा पद एक साथ रखेंगे, तीसरा और चौथा पद एक साथ रखेंगे और उनमें कॉमन फैक्टर, सामान्य फैक्टर को देखेंगे। तो हम ध्यान से देखेंगे, x² धन 2x में x कॉमन है, तो x बाहर निकाल लिया हमने और अंदर कोष्टक में रखा। x² में से एक x बच गया, अकेला x, धन 2x में से x कॉमन है तो 2 बच गया। तो हमें एक पद मिला x, कोष्टक में x धन 2। ये x धन 2 जो कोष्टक में है बच्चों ने, उसको हमेशा ध्यान में रखो कि हमें पहले कोष्टक में x धन 2 मिला है तो दूसरे कोष्टक में भी x धन 2 ही मिले, इस तरह सोच के काम करना है। चलिए अब देखते हैं जोड़ी 5x धन 10 जो लाल डैश लाइन के ऊपर लिखी गई है, उसमें कॉमन क्या है? तो उसमें कॉमन है 5x और 10। तो 5 और 10 में 5 कॉमन है क्योंकि 10 के अंदर 5 गुणे 2 है, मतलब 5 उसमें भी है, तो 5 कॉमन ले लिया हमने। बचा क्या? तो बचेगा x 5x में से, और 10 में से 5 बाहर आ गया, यानी 5 गुणे 2 में से 5 बाहर आ गया, तो बचा क्या? 2। तो कोष्टक में x धन 2 दोनों में आ गया। तो तीसरा पद जो था 10 वो 5 गुणे 2 है, तो उसमें से 5 कॉमन ले लिया। अब बीच का पद जो 7 है वह 5 धन 2 है या 2 धन 5 है, तो ये ध्यान रखना है हमें। गुणा करने पर तीसरा पद, जोड़ने पर दूसरा पद का b मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम सीधे चर्चा को। तो अब यहाँ इस पद में x धन 2 कॉमन है दोनों में। अब चूंकि बराबर 0 हर बार रहेगा उसको ध्यान रखेंगे, इसलिए x धन 2 अगर दोनों में है तो हमने उसको कॉमन ले लिया, जो दोनों में है उसको कॉमन ले लिया। बचा क्या? तो बचा पहले x और दूसरे में धन 5। इस तरह से ये गुणनखंड रूप हो गया, बराबर 0। तो x धन 2 गुणे x धन 5 बराबर 0, यानी दो पदों का गुणनफल 0 बराबर 0, यह हमें मिला। अब इसका क्या करेंगे हम? तो x धन 2 x धन 5 बराबर 0 मिला। अब एक नियम बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो क्या होता है, कम से कम एक संख्या तो 0 होगी ही, है ना। जैसे कि m गुणे n बराबर 0 आ रहा है अगर, तो या तो m 0 होगा तब भी 0 उत्तर आ जाएगा, या तो फिर n 0 होगा तो भी उत्तर 0 आ जाएगा, यानी दोनों में से कोई एक भी 0 हो तो गुणनफल 0 हो जाता है हमेशा। तो अब यही नियम हम ऊपर फॉलो करते हैं x धन 2 x धन 5 बराबर 0 में। इसका मतलब यहाँ दो पद है, x धन 2 बराबर 0 होगा या x धन 5 बराबर 0 होगा। तो ये
हमेशा वर्ग समीकरण में इसका उपयोग होता रहेगा कि जब भी गुणनखंड रूप आ जाएगा हल करते करते वर्ग समीकरण का, तो वहाँ पर या तो पहला पद बराबर 0 या दूसरा पद बराबर 0 लेकर हम एक नया समीकरण प्राप्त करेंगे और फिर उसे हल करेंगे। तो यहाँ हमें दो समीकरण मिले हैं, उसको हल कर देंगे। x धन 2 बराबर 0 अर्थात x बराबर ऋण 2, धन 2 पक्षांतर होकर चले गया दूसरी तरफ राइट साइड में, तो वह चिन्ह बदल गया। उसी तरह x धन 5 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, धन 5 उस तरफ चले जाएगा, -5 आ गया। तो x के दो मान मिल रहे हैं, या तो x -2 हो सकता है या तो x -5 हो सकता है इस वर्ग समीकरण में, तो वह संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि वर्ग समीकरण का जो हल है वो या तो -2 है या -5 है। इसका मतलब इसके दो हल है यहाँ पर। चलिए अगला एक उदाहरण और लेते हैं। वर्ग समीकरण का रूप क्या है, x² - 7x + 10। आप बीच का पद देखिए ऋणात्मक है, लेकिन तीसरा c जो धनात्मक है, और मैंने अभी बताया अगर c धनात्मक है तो जोड़ने पर ही तीसरा पद मिलेगा। तो ये वर्ग समीकरण रहा। c धन 10 है, गुणनखंड ऐसा हो कि गुणा करने पे धन 10 आए और जोड़ने पर ऋण 7 आए, बीच में -7 है। तो धन 2 धन 5 लेंगे तो गुणा करने पे धन 10 आएगा, लेकिन जोड़ने पर तो धन 7 आएगा, इसलिए यह नहीं चलेगा, ऋण 7 आना चाहिए। तब भी दोनों चिन्ह समान ही होने चाहिए, मतलब -2 और -5, इसको जोड़ेंगे तो -7 आता है और गुणा करने पे धन 10 ही आता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, -2 और -5 का उपयोग करके वर्ग समीकरण को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए ऋण 7 को हम कैसे बांटेंगे, अब स्प्लिट करेंगे, ऋण 2 ऋण 5 में बांटेंगे। ये स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है बच्चों, जो मैंने अभी लिखा है आपको। हमने ऋण 7 को ऋण 2 ऋण 5 में हम डायरेक्ट बांट सकते हैं। कैसे, x² -2x -5x, सीधे हमने ऋण 7x को बांट दिया, -7x को हमने स्प्लिट कर दिया -2 और -5x में, और धन 10 बराबर 0 वो हमेशा रहेगा। अब ये 4 पद हो गए, जोड़ी जोड़ी बना लेंगे, कॉमन लेंगे जैसा कि हमने सीखा है। कॉमन लिया x, बच गया x माइनस 2x में से x कॉमन, तो 2 मिल गया। फिर अब यहाँ पर -5 और +10 में से 5 तो कॉमन है पक्का, लेकिन -5 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस हो जाएगा, और अगर 5 कॉमन लेते हैं तो -x बच जाएगा। और आप पहला हिस्सा देख रहे हैं तो x -2 जो कोष्टक में है वो x प्लस के रूप में है, इसलिए हमें -5 को कॉमन लेना, ये ध्यान रखें। -5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर कोष्टक में चिन्ह यह धन x हो जाएगा, और -2 और -5 के गुणनखंड में से -5 बाहर आ गया तो अंदर -2 बचेगा। यह बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है बच्चों। यहाँ पर x -2 अब देखिए दोनों जगह समान दिख रहा है, बराबर 0 तो है ही है। अब x -2 दोनों में होने के कारण वह कॉमन हो जाएगा, और जो बचा हुआ फैक्टर है x और -5 वह एक कोष्टक में आ गया, बराबर 0। यहाँ पर अब मिल गया हमें दो पदों का गुणनफल 0। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, x -2 बराबर 0 होगा या x -5 बराबर 0 होगा, ये हमने जाना है। तो इसको हल कर देंगे सीधे सीधे। तो पक्षांतर होने पर x बराबर धन 2 हो जाएगा, -2 पक्षांतर होकर, और x -5 में -5 का जो पक्षांतर होगा तो +5 हो जाएगा, धन 5 हो जाएगा। इस प्रकार इन दिए गए वर्ग समीकरण का जो मूल है या हल है वह है 2 और 5, धन 2 धन 5। अब धीरे धीरे आसान लगने लगा होगा आपको।
तो स्टेप क्या फॉलो करना है, पहले वर्ग समीकरण को देखेंगे, उसके बाद उसके ए पार्ट को देखेंगे। ए 1 है और सी 8 है, उसका गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ 1 होने के कारण सीधे हम 8 का गुणनखंड निकालते हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न होगा तो हमने देखा 8 का गुणनखंड निकालते हैं, लेकिन अब ये प्रश्न बदल गया, 3 आ गया ए की जगह पर। अब कैसे निकालेंगे? क्या अब हम ए का ही गुणनखंड निकालेंगे? नहीं, हम ए और सी को इकट्ठा करेंगे। हमेशा 8 त्रिक 24 हो गया, बस ए और सी का गुणा किया 24। अब 24 का ही गुणनखंड निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे कि बीच का पद जो है जोड़ने पर 11 आना चाहिए। गुणा करने पर धन 24 है तो जोड़ने पर 11 आना चाहिए। तो जोड़ने पर 11 आना चाहिए क्योंकि बीच में का पद 11 है। ऐसी कौन सी संख्या है? तो वो 3 और 8 है। 3 8 24 और 3 और 8 11। 6 चौक 24 भी होता है, लेकिन 6 4 जोड़ने पर 10 होता है। 12 दूनी 24 भी होता है, लेकिन 12 और 2 जोड़ने पर 14 होता है। इसलिए 3 और 8 सही जोड़ी है। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, अपने वर्ग समीकरण में बीच का पद 11 जो है उसको हम 3 और 8 में बांट देंगे। तो 11x बराबर 3x धन 8x धन 8 बराबर 0 होगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जोड़ी बनाएंगे तो कॉमन मिलेगा हमें। 3 3 दोनों में है, x x दोनों में है, तो 3 भी कॉमन हो गया, x भी कॉमन हो गया। बचा क्या? 3x स्क्वायर में से 3x कॉमन आ गया तो अकेला x बचा, और दूसरा पद 3x में से 3x पूरा कॉमन आ गया तो वहाँ 1 बचा। x प्लस 1 ये कोष्टक में आ गया। अब अगली जोड़ी में से 8 8 दिखाई दे रहा है कॉमन, तो बचा क्या? x, और वहाँ से पूरा 8 कॉमन है, मतलब 1 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पर हमें x प्लस 1 दोनों में है, इसलिए वह कॉमन हो गया x प्लस 1। तो बचा क्या? 3x एक तरफ है प्लस 8 दूसरी तरफ है बराबर 0। अब यहाँ दो पदों का गुणनफल 0 आ गया। इसका मतलब या तो पहला पद 0 या दूसरा पद 0। तो अब हल करेंगे तो x बराबर पक्षांतर किया -1, और इसको पक्षांतर करेंगे तो 3x इक्वल टू -8। 8 को पक्षांतर किया, इसलिए x बराबर 3 से भाग दे दिया, -8/3, अर्थात दिए गए वर्ग समीकरण का हल -1 और -8/3 है। तरीका वही है, वही स्टेप फॉलो करना है। चलिए, तो अभी आपने जो भी उदाहरण देखा उनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें उसको आप अगर नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको वर्ग समीकरण निकालने में, गुणनखंड चुनने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे यह एक वर्ग समीकरण है मानक रूप में, और यह एक दूसरा वर्ग समीकरण है मानक रूप में ही है। तो हमने क्या फैक्टर नोट किया कि अगर c धनात्मक है या a और c का गुणनफल धनात्मक है, तो बीच के जो पद होंगे गुणनखंड वो दोनों समान चिन्ह वाले होंगे, या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। मतलब जोड़ने पर ही बीच का पद आना चाहिए। ये कब होगा? जब c या a गुणे c धनात्मक है। उसी प्रकार जब c ऋणात्मक हो या a गुणे c ऋणात्मक हो, तब चिन्ह जो है बीच वाले पद में अलग अलग होंगे, मतलब वह बीच का पद घटाने पर मिलेगा। तो एक धन होगा, एक ऋण होगा। तो क्या नोट किया हमने? c धनात्मक है या a c धनात्मक है तो जोड़ने पर बीच वाला पद मिलेगा। हो सकता है दोनों धनात्मक हो सकता है दोनों ऋणात्मक हो, लेकिन जोड़ने पर ही मिलेगा।
और अगर c या a गुणे c ऋणात्मक है तो बीच वाला पद जोड़ने पर नहीं घटाने पर मिलेगा, अंतर करने पर मिलेगा, यानी एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा। ये हम उदाहरण द्वारा आसानी से समझ लेंगे। हम सिंपल सा उदाहरण लेते हैं चारों को समझने के लिए। चार कैसे देखते हैं, यह एक उदाहरण है m² + 8m + 15 = 0। यह दूसरा उदाहरण है m² - 8m + 15 = 0। अब नोट क्या करने वाली बात है, c पद या a गुणे c पद धनात्मक, तो जोड़ने पर ही बीच वाला पद मिलेगा। क्योंकि बीच वाला पद धनात्मक है, धन 8 है, इसलिए जोड़ने पर धन 5 और धन 3 ही लेंगे। बीच का पद धन है, इसलिए दोनों समान धन धन ही हुआ, लेकिन जोड़ने पर 8 आएगा। और यहाँ c फिर धनात्मक है, लेकिन बीच का पद ऋणात्मक है, तो दोनों ऋण ऋण आएगा, लेकिन जोड़ने पर ही -8 आएगा। तो दोनों का चिन्ह कौन सा होगा, ये बीच वाला पद डिसाइड करेगा। दोनों या तो ऋण होंगे या दोनों धन होंगे। कब, कैसे मालूम पड़ेगा, बीच वाले पद से। और तीसरे पद से क्या पता चला कि जोड़ने पर ही आना चाहिए। और एक उदाहरण m² + 2m - 15, यहाँ देखते हैं। और m² - 2m - 15, ये चार टाइप के ही कोई ना कोई वर्ग समीकरण आपको मिलेंगे। तो पहला दो टाइप में था c धनात्मक था, यानी जोड़ने पर बीच वाला पद। अब दूसरा दोनों देख रहे हैं तो c ऋणात्मक है, यानी ऋण 15 -15 है दोनों में। मतलब क्या हुआ कि जोड़ने पर बीच वाला पद नहीं मिलेगा, घटाने पर बीच वाला पद मिलेगा। तो गुणा करने पर -15 और घटाने पर 15, ऐसा कौन सी संख्या है बताइए। सॉरी, घटाने पर 2 आना चाहिए बीच वाला पद, तो वह है 5 और 3। गुणा करने पर 15 और घटाने पर 2। उसी प्रकार यहाँ पर भी गुणा करने पर ऋण 15 और घटाने पर -2। तो एक धन एक ऋण होगा, लेकिन कौन सा धन कौन सा ऋण, बहुत आसान। कैसे पता चलेगा, बीच वाला पद धन है तो बड़ा वाला धन। देखिए m² + 2m - 15 में +2m बीच में है, इसलिए 5 धन में है, यानी बड़ा वाला बड़ी संख्या धनात्मक है। और आखिरी उदाहरण में क्या है, बीच ऋणात्मक है, यानी घटाने पर माइनस कब आएगा, जब बड़ी वाली संख्या माइनस में होगी, इसलिए -5 हो गया। तो ये कुछ बातें हैं, इसको नोट करके रखेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये आसान लगने लगेगा। चलिए प्रश्न संग्रह 2.2 पेज 36 पर कुछ प्रश्न है, उसको हम देख लेंगे। कुछ प्रश्न मैं बताऊंगा, कुछ प्रश्न के हिंट दूंगा, आप ही हल करेंगे। पहला प्रश्न, x² - 15x + 54 = 0। ध्यान देने वाली बात, c पद धन 54, मतलब जोड़ने पर बीच का पद आना चाहिए, गुणा करने पर 54। और हमें मिला 9 और 6, 9 × 6 = 54, जोड़ने पर 15, लेकिन बीच का पद तो -15 है, इसलिए हमें 9 6 के बदले दोनों -9 - 6 ऋणात्मक होंगे। तो हम -15 को बांट देंगे -9 - 6 में, +54 = 0 हो गया। कॉमन ले लेंगे, जैसा कि हमने सीखा, x कॉमन, बीच में आ गया x, -9 बचा x कॉमन लेने के कारण। और यहाँ पर -6 कॉमन लेंगे ताकि +6 बचे कोष्टक में। उसी प्रकार -6 कॉमन के कारण -9 कोष्टक में बचा। 9 × 6 = 54 है, तो 6 बाहर तो 9 अंदर, बराबर 0। अब x -9 दोनों में है, कॉमन हो गया, तो x -9 कॉमन हो गया, बचा x -6। x एक तरफ, -6 दूसरी तरफ से लिया, बराबर 0। दो पदों का गुणनफल 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो पहला पद बराबर 0 या दूसरा पद बराबर 0। तो x -9 = 0 और x -6 = 0। देयरफॉर पक्षांतर करेंगे, x = +9 और x = दूसरी तरफ +6।
तो x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 6 ये क्या हुए आपके दिए गए वर्ग समीकरण के हल है, मूल है, सॉल्यूशन है, रूट है ना आसान। दूसरा प्रश्न -20 है, मतलब गुणा करने पर ऋण 20, घटाने पर 20 का पद मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे, जोड़ने पर नहीं। यानी एक धन होगा एक ऋण होगा, तो गुणा करने पर 20 तो 4 बचे 20, लेकिन इनको घटाने पर -1 आएगा और -4 और +5 लेंगे तो घटाने पर +1 आएगा। तो बीच का पद +x है, एक x है, यानी बड़ी वाली संख्या धनात्मक होनी चाहिए, तो -5 और -4 ऐसा होगा। तो x को हमने 5-4 भी कर सकते हैं, 4-5 भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो मैंने -4 -5 लिया, घटाने पर 1x आएगा, -b बराबर 0, जोड़ी जोड़ी बनाएंगे, कॉमन लेंगे, ये स्टेप हर बार फॉलो करेंगे। x -4 बचा यहाँ भी, दूसरे पद में -5 कॉमन लिया, x बचा, उसमें से 20 में से 5 कॉमन आ गया तो गुणे 4 बच गया, तो 4 आ गया बराबर 0, दोनों में x -4 कॉमन, x -4 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, अब बच गया कोष्टक में x और 5 -5 बराबर 0, दो पदों का गुणनफल 0 आ गया। इसका मतलब हमें अभी या तो पहला पद बराबर 0 या दूसरा पद बराबर 0। तो x -4 इक्वल टू 0 और x + 5 इक्वल टू 0, अर्थात x बराबर या तो 4 आएगा या x बराबर पक्षांतर करेंगे -5 आएगा। तो 4 और -5 दिए गए वर्ग समीकरण का हल है ना। आसान लगने लगा अब धीरे धीरे। चलिए अगला एक उदाहरण है, तीसरा 2y² + 27y + 13 इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, a और c 2 और 13 दोनों का गुणा किया 26 आएगा, 26 का गुणनखंड निकालना है, 20 का पद 27 है, मतलब जोड़ने पर 27 आना चाहिए। ऐसा क्या हो सकता है कि जोड़ने पर ज़्यादा आए, थोड़ा सा सोचेंगे तो 1 और 26, गुणा करने पर 26, जोड़ने पर 27, तो 27 को हम 1 और 26, 1y और 26y में बांट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ी निकालेंगे और हल करेंगे, आप स्वयं करेंगे, अभी इसके आगे का स्टेप मैं नहीं बताऊंगा। ठीक उसी प्रकार अब अगला उदाहरण देखते हैं, चौथे में यह मानक रूप में नहीं है, देख रहे हैं ना, बराबर का चिन्ह बीच में कहीं और है, तो हम उसको पहले मानक रूप में लिखेंगे। पहले 5m², पक्षांतर करेंगे, -22m इस तरफ आ गया लेफ्ट में, और -15 भी हो गया लेफ्ट में आने के बाद, और बराबर उस तरफ क्या बचा राइट साइड में 0, यह हो गया मानक रूप। अब इसके a और c पद को देखेंगे, 15 -15 और 5 गुणा करने पे क्या आएगा, -75, तो गुणा करने पे -75, माइनस आ गया, मतलब बीच का पद घटाने पे आएगा, अब घटाने पे -22 आना चाहिए। तो कौन कौन सी जोड़ी हो सकती है, 15 × 5 = 75, लेकिन घटाने पर तो 22 नहीं आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। दूसरी जोड़ी 25 × 3 = 75, तो यहाँ पर 25 और 3 का अंतर 22 हो सकता है, यानी 25 और 3 हो सकती हैं। उसमें हमें -22 चाहिए, मतलब बड़ी वाली संख्या ऋणात्मक होनी चाहिए। तो हम लेंगे -25 + 3 और फिर -22 को स्प्लिट कर देंगे, तो 5m² -22 को हम -25m धन 3m ऋण 15 बराबर 0 लिखेंगे। इसके आगे क्या करना है आपको अच्छे से पता है, जोड़ी लेनी है, कॉमन लेना है। और एक उदाहरण देखते हैं, 6x - 2x = 1। यहाँ पर भी मानक रूप नहीं है, बटे x है, तो पहले क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में से x हटाना है, तो गुणा कर देंगे x से, तो x हट जाएगा जो बटे में है, तो 6x - 2/x
इक्वल टू 1, इसमें दोनों पक्षों में हर पद में x से गुणा कर देते हैं तो क्या होगा, 6x² हो गया। दूसरी तरफ से x कट गया, बचा -2 और तीसरी तरफ बचा केवल x। इसको पक्षांतर करके मानक रूप में लिखेंगे 6 का स्क्वायर। x आ गया लेफ्ट में -x, -2 पहले से ही है और उस तरफ राइट साइड में बचा 0, हो गया ये मानक रूप। अब 6 और 2 का गुणा होगा a और c, आएगा -12। तो ऋणात्मक संख्या आई मतलब घटाने पर बीच का पद आना चाहिए और ऋणात्मक है मतलब बड़ी संख्या ऋणात्मक होनी चाहिए। 3 चौक 12 और 3 और 4 का अंतर 1 होता है तो बड़ी संख्या जो है माइनस में होनी चाहिए, तो -4 और -3 होगा। तो -x को हम 3x और -4x में बांट देंगे। यह एक फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पाठ्य पुस्तक में, उसको भर लेते हैं। 7वां उदाहरण जो है, करनी में 2x का वर्ग धन 7x धन 5 करनी 2 बराबर 0। तो प्रश्न है करनी 2x का वर्ग धन 7x धन 5 करनी में 2 बराबर 0। उसके नीचे है करनी 2x का स्क्वायर प्लस बॉक्स में क्या आएगा, तो 7x को बांटना है। 7x को कैसे बांटेंगे, तो a और c का पहले गुणा करके देखते हैं। तो a और c है करनी 2 और 5 करनी 2 और गुणा करने पे बच्चों मिलेगा 5 गुणे करनी 2 का गुणनफल 2, तो 5 गुणे 2 बराबर 10। 10 को हमें 7 के रूप में कैसे बांटेंगे, तो वो हो जाएगा जोड़ने पर 7 आएगा 5 और 2, इसलिए हम बीच के पद को लिखेंगे 5x धन 2x। अब कॉमन निकालेंगे तो पहले में x कॉमन आ गया तो करनी में 2 बच गया और x बच गया, धन 5x में से x कॉमन आया तो 5 बच गया। दूसरे पद में 2x और 5 करनी 2 में 2 नहीं है, करनी 2 कॉमन है। कैसे, जो 2x है उस 2 का मतलब क्या होता है, 2 होता है करनी 2 गुणे करनी 2 अर्थात करनी 4 अर्थात 2। तो 2 को हम करनी 2 गुणे करनी 2 में लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है ये। तो 2 में 2 बार करनी 2 का गुणा है, इसलिए एक करनी 2 बाहर निकाल लिया तो अंदर बचेगा 1 बार करनी 2 और x भी बच जाएगा। धन करनी 2 बाहर ही है तो केवल 5 बचेगा। इस तरह से x करनी 2 धन 5 कोष्टक में है दोनों तरफ, तो उसमें से x करनी 2 धन 5 यह कॉमन हो गया, यहाँ लिखा है प्रश्न में। और x प्लस करनी 2 जो बचा है वो दूसरे ब्रैकेट में हो गया। हल करने पर करनी 2 धन 5 पहला पद 0 या दूसरा पद 0, और इसको जब हल करेंगे तो x बराबर -5 बटे करनी 2 आएगा और दूसरी तरफ x बराबर माइनस करनी 2 आएगा। तो मूल हो गए -5 बटे करनी 2 और ऋण करनी में 2। ये हो गया फिर इन द ब्लैंक्स 7वां प्रश्न। और एक उदाहरण देख लेते हैं, अलग टाइप का है। 25m² = 9। यहाँ पर मानक रूप में नहीं है और 3 पद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, बराबर के राइट साइड में 0 लाएंगे। तो 9 को पक्षांतर कर दिया। अब क्या करेंगे, इसे हम a² - b² के रूप में लिखेंगे। याद आया आपको, 25 को हम 5m² लिख सकते हैं 25m² को, और 9 को 3² लिख सकते हैं। बैजिक राशियों के गुणनखंड में हमने ये सीखा है, कक्षा 8वीं में भी सीखा है इसे। अब ये a² - b² मतलब a + b और a - b, तो 5m धन 3 5m ऋण 3 बराबर 0। अब यहाँ 2 पदों का गुणनफल 0 आ गया, इसलिए या तो पहला पद बराबर 0 या दूसरा पद बराबर 0। इसके आगे क्या करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप आसानी से हल कर लेंगे।
तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।